हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। तो देखो, अपन कोशिकांग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कोशिकांगों में आज अपन पढ़ेंगे प्लास्टिड या लवक। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन जो प्लास्टिड या लवक है। ये प्लास्टिड या लवक शब्द किसने दिया था? तो ध्यान रखना, प्लास्टिड या लवक शब्द हैक्कल ने दिया था। किसने दिया था? हैक्कल ने। और इसे प्लास्टिड या लवक की खोज किसने की थी? किसने की थी? सिम्पर ने की थी। तो ये तो बात हो गई इसकी खोज और नामकरण की। शब्द तो दिया हैक्कल ने और खोज किसने की थी? सिम्पर ने की थी। अब इसके बाद देखो, जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा? प्लास्टिड। लेकिन जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड नहीं होता। तो जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो पादप कोशिकाओं में या सबसे बड़े कोशिकांग की बात करें तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होगा? प्लास्टिड या लवक। अब देखो, ये जो लवक है ये दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। लवक क्या है? दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, दो कोशिकांग ऐसे हैं जो दोहरी झिल्लीबद्ध होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो है प्लास्टिड या लवक और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों कोशिकांग कैसे हैं? दोहरी झिल्लीबद्ध। और दोनों ही कोशिकांगों को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग। तो ध्यान रखना, प्लास्टिड या लवक को भी क्या बोलते हैं? अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग। तो अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कितने हैं? दो। कौन से? जो दोहरी झिल्लीबद्ध होते हैं, यानी लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद देखो, अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग क्यों है? यह आपको मैंने पहले बता दिया था, क्योंकि इनमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। भाई अधिकांश डीएनए होता है वो कहां मिलेगा आपको? केंद्रक में। लेकिन केंद्रक के अलावा कुछ डीएनए इन कोशिकांगों में यानी कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। तो वो डीएनए एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा और एक प्लास्टिड में पाया जाता है। इसलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग। अब देखो, जो प्लास्टिड या लवक है ये सभी पादप कोशिकाओं और प्रोटोजोआ संघ के जो सदस्य है युग्लिना, प्रोटोजोआ संघ का सदस्य क्या है? युग्लिना। तो सभी पादप कोशिकाओं और युग्लिना में प्लास्टिड या लवक पाए जाते हैं। अब इसके बाद देख लो, जो बीजीए है, बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको अपन साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल भी कहते हैं। तो बीजीए में प्लास्टिड क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अब देखो एक चीज, आर.एच. व्हिटेकर का आपने नाम सुना है। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत दिए थे। कितने जगत? 5 जगत। उन 5 जगतों में से ध्यान रखना 3 जगत ऐसे हैं जिनमें प्लास्टिड या लवक पाए जाते हैं। और वो 3 जगत कौन से हैं? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी। मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी 3 जगत ऐसे हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो ये बात दिमाग में रखना, मोनेरा में कुछ जीवाणु हैं जिनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रोटिस्टा में जैसे मैंने आपको बताया युग्लिना, युग्लिना में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल और ये प्रकाश संश्लेषण करता है। इसके अलावा पादप कोशिकाओं में भी क्या पाए जाते हैं? प्लास्टिड पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये बीजीए या जो नील हरित शैवाल है उनमें लवक अनुपस्थित होते हैं। अब इसके बाद देखो, टाइप ऑफ प्लास्टिड यानी जो वर्णक है, इन वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर, वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर प्लास्टिड या लवकों को 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है क्रोमोप्लास्ट। पहला कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट या वर्णीय लवक। हम नाम से ही पता चल रहा है, वर्णीय लवक यानी कैसे होते हैं? रंगीन लवक होते हैं। कैसे होते हैं?
रंगीन लवक होते हैं और मुख्य रूप से फलों और पुष्पों में पाए जाते हैं। यानी जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये रंगीन होते हैं और मुख्य रूप से फलों और फूलों में पाए जाते हैं। इस क्रोमोप्लास्ट में निम्न वर्णक पाए जाते हैं। अब देखो कौन कौन से वर्णक होते हैं। तो नंबर 1 है कैरोटीनॉइड्स। कौन सा है? कैरोटीनॉइड्स। अब इस कैरोटीनॉइड्स के बारे में एक चीज आप ध्यान रखना, जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं इनको लिपोक्रोम्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिपोक्रोम्स। लिपो मतलब लिपिड, यानी ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो ध्यान रखना, कैरोटीनॉइड्स वर्णक होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लिपोक्रोम्स भी कहते हैं। अब यदि कैरोटीनॉइड्स में वर्णकों की बात करें तो एक वर्णक तो होता है इसमें कैरोटीन। कौन सा? कैरोटीन। ये ऐसे बोल दो, जो कैरोटीनॉइड्स है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो कैरोटीन और एक जेंथोफिल। कैरोटीनॉइड्स को दो भागों में बांटा गया है, कैरोटीन और जेंथोफिल्स। अब जो कैरोटीन है, कैरोटीन में आप ध्यान रखना कौन सा वर्णक होगा, एक तो लाइकोपीन वर्णक और एक बीटा कैरोटीन वर्णक। तो आपने मिर्ची यानी जो लाल मिर्च होती है और लाल टमाटर होता है, तो मिर्च और टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किस वर्णक के कारण होगा? लाइकोपीन वर्णक के कारण। मिर्च और टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन वर्णक के कारण। लाइकोपीन कैसा वर्णक है? एक कैरोटीन वर्णक है। कैसा वर्णक है? कैरोटीन वर्णक। इसके अलावा देखो जो बीटा कैरोटीन वर्णक है ये गाजर में मुख्य रूप से पाया जाता है। ध्यान रखना, बीटा कैरोटीन विटामिन ए का स्रोत है, विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। तो बीटा कैरोटीन वर्णक है ये मुख्य रूप से किसमें मिलेगा? गाजर में। और लाइकोपीन किसमें मिलेगा? मिर्ची और टमाटर में। ये तो बात होगी कैरोटीन। तो यहां से अपने लिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि मिर्च या टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होगा? तो ध्यान रखना, लाइकोपीन के कारण। और गाजर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो ध्यान रखना, गाजर में बीटा कैरोटीन वर्णक पाया जाता है। अब इसके बाद बात करें अपन, दूसरा है जेंथोफिल्स। जेंथोफिल्स है ये पीले या भूरे रंग के वर्णक होते हैं। कैसे होते हैं? पीले या भूरे रंग के वर्णक के होते हैं और मुख्य रूप से भूरे शैवालों में पाए जाते हैं। जेंथोफिल्स मुख्य रूप से किसमें मिलेंगे? भूरे शैवालों में। तो भूरे जो शैवाल होते हैं इनका रंग भूरा किस वर्णक के कारण होगा? फ्यूकोजेंथिन के कारण। तो यहां से भी अपने लिए एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि शैवालों का रंग भूरा किस वर्णक के कारण होगा? फ्यूकोजेंथिन के कारण। चलो अब देखो, पहला हो गया कैरोटीनॉइड्स और दूसरा है फाइकोबिलिन्स। दूसरा कौन सा है? फाइकोबिलिन्स। अब देखो जो फाइकोबिलिन्स है ये क्या होता है? जल में घुलनशील। तो यहां पर ध्यान रखना, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। कैरोटीनॉइड्स तो किसमें घुलनशील होंगे? वसा में घुलनशील होंगे। और फाइकोबिलिन्स किसमें घुलनशील होंगे? जल में घुलनशील। अब ये फाइकोबिलिन्स है, इनमें भी मुख्य वर्णक होते हैं, एक तो फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। फाइकोइरिथ्रिन होता है लाल शैवालों में पाया जाता है, यानी जो शैवालों का रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? फाइकोइरिथ्रिन के कारण। और फाइकोसिनिन है, जो फाइकोसाइनिन है ये नीले शैवालों में पाया जाता है। तो ये बात किसकी हो गई आज? क्रोमोप्लास्ट की। ठीक है, यानी अपन लवक के टाइप पढ़ रहे हैं। टाइप में पहला टाइप कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक। तो मैंने आपको जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारी चीजें क्लियर कर दी। अब इसके बाद देखो दूसरा वर्णक।
दूसरा वर्णक है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, यानी ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, रंगहीन वर्णक होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कैसे वर्णक है, रंगहीन वर्णक। दूसरी बात, जो ल्यूकोप्लास्ट है ये मुख्य रूप से पादपों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जैसे भूमिगत जड़ और भूमिगत तने। भूमिगत जड़ और तनों में ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक पाए जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं और पादप के उन भागों में पाए जाते हैं जहां प्रकाश नहीं पहुंचता। जहां प्रकाश नहीं पहुंचता। अब प्रकाश कहां नहीं पहुंचेगा, जैसे जड़ व भूमिगत तने। जड़ व भूमिगत तने। दूसरी बात, जो ल्यूकोप्लास्ट है इनका मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य तो ध्यान रखना ये भोजन का संग्रह करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से क्या करते हैं, भोजन का संग्रह करते हैं। पादप के उन भागों में मिलेंगे जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है, जैसे जड़ और भूमिगत तने। और जो वर्णी लवक थे, वर्णी लवक कहां मिलेंगे, फलों में और पुष्पों में। ये कहां मिलेंगे, जड़ और भूमिगत तनों में। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है जो ल्यूकोप्लास्ट है, इन ल्यूकोप्लास्ट को संचित पदार्थों के आधार पर, संचित पदार्थों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। संचित पदार्थों के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। तो देखो सबसे पहले नंबर 1 एमाइलोप्लास्ट। पहला प्रकार कौन सा है, एमाइलोप्लास्ट। अब यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है, एमाइलोप्लास्ट किसका संग्रह करते हैं, अपन ने देखो डिवाइड किसके आधार पर किया है, संचित पदार्थों के आधार पर। तो आपको केवल क्या ध्यान रखना है कि कौन सा वर्णक किस पदार्थ का संग्रह या संचय करता है। तो जो एमाइलोप्लास्ट है ये एमाइलोप्लास्ट मंड या स्टार्च, मंड या स्टार्च का संग्रह करते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं, कंद, भ्रूण व बीज पत्रों। तो एमाइलोप्लास्ट जो वर्णक है ये एमाइलोप्लास्ट वर्णक क्या करते हैं, तो एमाइलोप्लास्ट वर्णक किसका संग्रह करेंगे, स्टार्च का संग्रह करेंगे। किसका, स्टार्च या मंड का। और ये मुख्य रूप से कहां मिलेंगे, तो ध्यान रखना कंद, भ्रूण और बीज पत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद देखो नंबर 2
इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट। अब जो इलियोप्लास्ट है ये किसका संचय या संग्रह करेंगे? तो ध्यान रखना, इलियोप्लास्ट लिपिड या तेल का संचय करते हैं। लिपिड या तेल का संचय करते हैं और मुख्य रूप से कहां मिलेंगे ये? बीजों में। कहां मिलेंगे? बीजों में। ठीक है। इसके बाद देखो तीसरा प्रकार एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट या दूसरा नाम है इसका प्रोटीनोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। तो प्रोटीनोप्लास्ट से तो आप लोगों को चीज समझ में आ जाएगी, भाई ये किसका संग्रह करेंगे? प्रोटीन का। लेकिन पूछ लिया जाए एल्यूरोप्लास्ट तो ध्यान रखना, एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट एक ही चीज है। तो ये किसका संचय करेंगे? तो ये प्रोटीन का संचय करेंगे। प्रोटीन का संचय। तो यहां से देखो अपने लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णीय लवक होते हैं, इनको संचित पदार्थों के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। नंबर 1 एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट इसका संग्रह करेंगे स्टार्च या मंड का। मुख्य रूप से कंद, भ्रूण और बीजपत्रों में ये पाए जाते हैं। दूसरा है इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट वसा या तेल का संचय करते हैं और कहां पाए जाते हैं? बीजों में। तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। ये प्रोटीन का संचय करते हैं और ये भी मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? बीजों में। तो इस प्रकार अपन ने पहले पढ़ा वर्णीय लवक और उसके बाद पढ़ा है अवर्णीय लवक। हाँ, अब इसके बाद देखो जो तीसरा वर्णक है वो है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। तीसरा क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। अब देखो जो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक है ये पादपों में पाया जाने वाला मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है। यानी इस क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन सा है? तो ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है क्लोरोफिल। तो हरित लवक तो एक प्रकार का क्या है? कोशिकांग है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और ये क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। यानी प्रकाश संश्लेषी वर्णक का मतलब है ये क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। तो क्लोरोफिल वर्णक या प्रकाश संश्लेषी वर्णक ये क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है
और प्रकाश ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देता है? रासायनिक ऊर्जा। तो ये क्लोरोफिल मुख्य रूप से किसमें मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। तो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? रासायनिक ऊर्जा में। यानी ये जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, जो क्लोरोफिल है, ये क्या करता है? अकार्बनिक पदार्थों से, अकार्बनिक पदार्थों से भोजन का निर्माण करता है। तो पादपों में भोजन बनाने का काम कौन करेगा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किसमें मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो भोजन बनाने का काम करता है, इसलिए इस क्लोरोप्लास्ट को पादप का रसोई घर भी कहते हैं। पादप का रसोई घर। पादप का रसोई घर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक होता है, और ये क्लोरोफिल वर्णक अकार्बनिक पदार्थों से भोजन का निर्माण करता है। तो भोजन होता है वो किसमें बनता है? क्लोरोप्लास्ट में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पादप का रसोई घर। अब जो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक होते हैं, ये मुख्य रूप से कहां मिलेंगे? तो पादप के हरे भागों में। पादप के हरे भागों में। हरे भाग मतलब जैसे मुख्य रूप से तो क्या आ जाएगी? पत्तियां। इसके अलावा जो कोमल तना होता है, हरा रंग का होता है, उसमें भी क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई हरित लवक की कुछ सामान्य बातें। इसके अलावा आप जानते हो जो हरित लवक है दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है, और इसको अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन इसकी संरचना। ठीक है, हाँ, तो अब देखो, अब अपन देखते हैं क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की संरचना। तो देखो, सबसे पहले जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है। एक बाहरी झिल्ली होती है और एक आंतरिक झिल्ली होती है। यानी बाहरी झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है। अब दो मेम्ब्रेन है, दो झिल्लियां हैं, तो दोनों झिल्लियों के मध्य क्या है? अवकाश। दोनों झिल्लियों के मध्य क्या है? अवकाश या स्पेस। इस स्पेस को क्या कहते हैं? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में जो स्पेस था उसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, और लवकों में या प्लास्टिड में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, तो दो झिल्लियां, दोनों के बीच स्पेस, इसको क्या बोलेंगे? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। अब देखो, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट दो भागों में बटा होता है। क्लोरोप्लास्ट दो भागों में बटा होता है। दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ग्रेनम और एक होता है स्ट्रोमा। एक भाग तो कौन सा होगा? ग्रेनम, और एक भाग कौन सा होगा? स्ट्रोमा। अब देखो, जो ग्रेनम है ये कहां पाया जाता है? स्ट्रोमा के अंदर। यानी इस क्लोरोप्लास्ट का जो भी मैट्रिक्स भाग है, मैट्रिक्स भाग क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। तो ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स भाग क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा, या स्ट्रोमा को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इस स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में कुछ पटलिकाएं या लेमेली पाई जाती है। पटलिकाएं या लेमेली। तो जो लेमेली है, इसी लेमेली को ही अपन क्या बोलते हैं?
थाइलेकोइड। लेमिनी को ही क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। यानी स्ट्रोमा के अंदर क्या पाई जाती है? लेमिनी। इस लेमिनी को ही क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। अब देखो जो थाइलेकोइड है ये एक के ऊपर एक, थाइलेकोइड एक के ऊपर एक सिक्कों के ढेर की भांति क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित। और व्यवस्थित होकर के जो थाइलेकोइड का एक समूह होता है उस समूह को अपन क्या बोलते हैं? ग्रेनम। थाइलेकोइड एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर के जो समूह बनाते हैं उस समूह को क्या बोलते हैं? ग्रेनम। ठीक है, तो ग्रेनम का निर्माण किससे होगा? तो ग्रेनम का निर्माण किससे होगा? थाइलेकोइड से। ठीक है, इसलिए जो थाइलेकोइड्स है ये इस हरित लवक की संरचनात्मक इकाई होती है, क्योंकि ग्रेना है वो किससे मिलकर बना होता है? थाइलेकोइड से। इसलिए ये क्या है? थाइलेकोइड्स की संरचनात्मक इकाई। ठीक है, अब देखो ये एक ग्रेनम है, ये दूसरा ग्रेनम है। दोनों ग्रेनम को जोड़ने का जो काम कर रही है ये क्या कहलाती है? स्ट्रोमा लेमिनी। दो ग्रेनम को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाएगी? स्ट्रोमा लेमिनी। तो ये क्या है? स्ट्रोमा लेमिनी है जो दो ग्रेना को क्या करती है? आपस में जोड़ती है। ठीक है, अब जो ये थाइलेकोइड है ये थाइलेकोइड शब्द किसने दिया था? तो ध्यान रखना, मेंके नामक वैज्ञानिक ने दिया था। थाइलेकोइड शब्द किसने दिया था? मेंके नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, अब देखो थाइलेकोइड एक तो क्या होगी? क्लोरोप्लास्ट की संरचनात्मक इकाई। इसके अलावा इस थाइलेकोइड को क्लोरोप्लास्ट की तीसरी झिल्ली भी कहते हैं। भाई क्लोरोप्लास्ट में दो झिल्लियां तो ये है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो थाइलेकोइड है इसको क्लोरोप्लास्ट की तीसरी झिल्ली भी कहा जाता है। तो ये यहां से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। थाइलेकोइड क्लोरोप्लास्ट की संरचनात्मक इकाई क्या होगी? थाइलेकोइड। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की तीसरी झिल्ली किसको बोला जाता है? थाइलेकोइड को। थाइलेकोइड शब्द किसने दिया था? मेंके ने दिया था। किसने दिया था? मेंके ने। अब देखो ये जो थाइलेकोइड होते हैं इनकी आंतरिक सतह पर वर्णकों का समूह पाया जाता है। थाइलेकोइड की आंतरिक सतह पर वर्णकों का क्या पाया जाता है? समूह पाया जाता है। और आंतरिक झिल्ली पर वर्णकों का जो समूह होता है इसको क्या बोलते हैं? क्वांटासोम। इसको क्या बोलते हैं? क्वांटासोम। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वांटासोम क्वांटासोम कहां पाए जाते हैं? क्वांटासोम थाइलेकोइड की आंतरिक झिल्ली पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वांटासोम है ये क्लोरोप्लास्ट की क्रियात्मक इकाई कहलाती है। तो क्लोरोप्लास्ट की क्रियात्मक इकाई किसको बोलेंगे? क्वांटासोम को। क्वांटासोम कहां मिलेंगे? तो क्वांटासोम थाइलेकोइड की आंतरिक झिल्ली पर। ठीक है, अब ये थाइलेकोइड क्या है? क्लोरोप्लास्ट की संरचनात्मक इकाई। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरोप्लास्ट की संरचनात्मक इकाई तो क्या है? थाइलेकोइड। और क्रियात्मक इकाई क्या है? क्वांटासोम। ठीक है, क्रियात्मक इकाई क्या होगी? क्वांटासोम। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ग्रेनम है इस ग्रेनम भाग में प्रकाश संश्लेषण की कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी? तो याद रखना प्रकाशिक अभिक्रिया। ग्रेनम भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो ये तो बात किसकी हो गई? ग्रेनम की। स्ट्रोमा क्या है? मैट्रिक्स, तरल पदार्थ। तो क्लोरोप्लास्ट की जो मैट्रिक्स है उसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, या स्ट्रोमा को ही क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ठीक है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन
पाई जाती है। ये बात इसकी हो गई स्ट्रोमा। ठीक है, अब इसी के साथ जो अपनी क्लोरोप्लास्ट की संरचना थी ये क्या हो गई है कंप्लीट। कार्य सबको पता है इसका। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन सा होगा, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है, तो क्लोरोफिल अकार्बनिक पदार्थों से भोजन का निर्माण करता है, यानी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार जो वर्णक होते हैं क्लोरोप्लास्ट में वो क्या करते हैं, भोजन बनाने का काम करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या हो गया, भोजन का निर्माण, यानी इसमें क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। किसकी सहायता से होगा, तो प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की सहायता से। ठीक है, इसी के साथ ये अपना टॉपिक क्या हो गया है कंप्लीट। ठीक है, तो आज अपन ने क्या पढ़ी है, प्लास्टिड की संरचना। ठीक है, 3 प्रकार के प्लास्टिक पढ़े अपन ने। ठीक है, ओके धन्यवाद।